हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं जेएनयू की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ आने की वजह यह है क्योंकि जेएनयू में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं अंडर जेआरएफ कैटेगरी। तो जो भी स्टूडेंट्स ने जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता ही होगा, अगर आप जेएनयू को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जेएनयू में मल्टीपल ब्रांचेस ऐसी हैं जहाँ पे आप अंडर बायोलॉजिकल साइंसेज आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, उसके बाद आप साइन इन कर सकते हैं और फिर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ जानकारी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। तो पहले मैं वापस उसी पेज के ऊपर जाता हूं और आपको दिखा देता हूं कि दो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो न्यूज़ एंड इवेंट्स का ऑप्शन है और इसके नीचे में नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी है और पीएचडी एंड डीओपी ई प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है। ये दोनों पीडीएफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, उसी के बाद अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्योंकि आपके लिए दोनों पीडीएफ्स डाउनलोड कर रखी हैं तो सबसे पहले मैं आपको जेआरएफ की जो नोटिस आई हुई है वो दिखा देता हूँ। तो जेआरएफ की नोटिस 5 जुलाई को आई हुई है और फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इन्वाइट किया जा रहा है और यहाँ पे 5 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम विंडो है जिसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि पहले अप्लाई करने से पहले आप जेएनयू का ई प्रॉस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लें, जो कि आपके जस्ट नीचे यानी कि जहाँ पे ये एप्लीकेशन जहाँ पे ये नोटिस दी हुई थी उसके जस्ट नीचे पीएचडी एंड डीओपी प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है। तो इसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मौजूद है, इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, उसी के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पीएचडी का ई प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसकी सारी पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये पीएचडी एंड डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी एकेडमिक सेशन 2023-24, तो ये दोनों चीज़ों के लिए कॉमन ई प्रॉस्पेक्टस है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी और डिप्लोमा इन प्रोफिशिएंसी के लिए भी कॉमन पीएचडी प्रोग्राम है, कॉमन प्रॉस्पेक्टस ये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जेएनयू में 2 तरीके से पीएचडी में एडमिशन्स होते हैं। एक तो जेआरएफ बेसिस पे एडमिशन होता है और एक जेएनयू का अपना एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है वो जो जेआरएफ प्रोग्राम है या जेआरएफ कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आया हुआ है। तो इसमें याद रखिएगा कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सीएसआईआर जेआरएफ हो, यूजीसी जेआरएफ हो या आईसीएमआर हो, आयुष हो, डीबीटी एग्जामिनेशन में जेआरएफ इन्होंने क्वालिफाई कर रखा हो। खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन ये क्वालिफाई कर रखा है जेआरएफ का, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो जेएनयू का होगा उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी, वो उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि उनको इंटरव्यू ज़रूर देना पड़ेगा, उनको किसी भी तरीके से इंटरव्यू से छूट नहीं मिलने वाली है, इंटरव्यू ज़रूरी है। और ये भी याद रखिएगा कि इंटरव्यू के बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन होगा, 100% जो मार्क्स है वो इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा। तो जेआरएफ जो है वो आप एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन आपका कंसिडर हो जाएगा, और लेकिन जो एक्चुअल सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा ही होगा या ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ही होगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने एलएस क्वालिफाई किया हुआ है, लेक्चरशिप क्वालिफाई किया हुआ है विदाउट जेआरएफ, या जिन स्टूडेंट्स के पास नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NFSC, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास NFOBC, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप MANF या नेशनल फेलोशिप फॉर PWD NFPWD ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ, वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जेएनयू के अंदर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज है, नंबर याद रखिएगा, 3rd नंबर पे स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, 8th पे स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज, 10th पे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और 16th पे स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन। तो 3, 8, 10 और 16 हम लोग को देखना है। बाकी आप स्क्रॉल करते हुए आराम से इस पे नीचे जाइए तो आपको सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ सबसे पहले स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के जो पेज है यहाँ पे उसके बारे में। तो ये देखिए ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है 3rd नंबर पे। अब इसके बारे में ब्रीफ डिटेल वगैरह दी हुई है, पीएचडी इन लाइफ साइंसेस की डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन सी हाइलाइट्स हैं इस कोर्स की उसके बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और जैसे आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पे इस बार पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स को लेने वाली है। एक बात और याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोड दिया हुआ है ग्रुप के नाम का, यानी कि जेएनयू के अंदर आपको पता है और हर जगह रिसर्च ग्रुप्स होते हैं,
तो एक कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक रिसर्च ग्रुप में काम करते हैं, उसका कोड यहाँ पे दे रखा हुआ है, और वो रिसर्च साइंटिस्ट उनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है वो क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उन फैकल्टीज़ का जो एब्रीविएशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन को कितने नंबर ऑफ सीट्स उनके पास है पीएचडी के लिए वो भी दिया हुआ है। याद रखिए जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क है वो लोग एडमिशन नहीं लेंगे या उनके पास आप एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पे देख सकते हैं ये फैकल्टी मेंबर्स की जो ऊपर एब्रीविएशंस दिए हुए थे, यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि किस फैकल्टी मेंबर के पास सीट है या नहीं है इस तरीके के चार्ट के साथ। तो ये हर आपको डिपार्टमेंट में या हर फैकल्टी में आपको ये चीज़ ज़रूर दिख जाएगी। तो मैंने थर्ड के बारे में बात की थी, यहाँ पे आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेकआउट कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए या MBBS होना चाहिए, या अगर आप बीटेक कैंडिडेट भी हैं, 4 ईयर का कोर्स है आपके पास 8 सेमेस्टर का, ज़रूरी नहीं है बीटेक की, 4 ईयर का कोर्स है 8 सेमेस्टर का, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया था थर्ड नंबर का। अब बढ़ते हैं 8th नंबर वाले के ऊपर। तो ये आ गए हम 8th नंबर के ऊपर, जस्ट अ मिनट, नहीं ये अब देखिए JNU में PhD डिग्री इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज, ये 8th नंबर है। अब इसमें आप नीचे जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि ये स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज है, यहाँ पे MSc की डिग्री चाहिए या फिर 4 ईयर 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री भी काम चल जाएगा। तो ये भी बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। तो ये 8th नंबर हो गया, यानी कि आपका इंटीग्रेटिव साइंसेज वाला। तो थर्ड हो गया, 8th हो गया, और स्कूल ऑफ 10th 3, 8, 10 और 16 था ना, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाइए। अब देखिए PhD इन बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है या क्या क्या किस किस जगह पे PhD की जा सकती है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। MSc के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, MPhil के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और वही बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, या BSc के स्टूडेंट जिनके पास 4 साल का कोर्स है वो भी एलिजिबल हैं। और लास्ट में चलते हैं 16th नंबर पे, जो कि है ये स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, स्पेशल सेंटर ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन में भी आप देख सकते हो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक। तो ऑलमोस्ट वैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये सारे के सारी डिटेल्स हो गई कोर्स के बारे में। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे PhD थ्रू नेट दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स किस डिपार्टमेंट में कितनी है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पेज नंबर 103 है, तो पूरे PDF को आपको ठीक से देखना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में कितनी सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो सब आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सेम चीज़, स्कूल ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन में सेम चीज़, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। और उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं, यस, मॉलिकुलर मेडिसिन भी मैंने बता दिया आपको, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता दिया, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज ये हो गया, और स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज ये हो गया। तो इसमें कितनी कितनी सीट्स है वो सारी, और किस किस ग्रुप में, यह ग्रुप का कोड दिया हुआ है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी सीट्स किस ग्रुप में है। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।